नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पेपर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स के अंतर्गत जो हम अध्ययन कर रहे थे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रीय आय की कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने अभी तक ये जो शुरू की 5 कॉन्सेप्ट है ये हमने पढ़ लिए हैं। इसमें जीएनपी, एनएनपी, एनआई, जीडीपी, एनडीपी तक पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद भी पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर कैपिटा इनकम। जो राष्ट्रीय की जो कॉन्सेप्ट है इनका हम अध्ययन करेंगे। तो मैंने बताया आपको किस प्रकार से पहली जो कॉन्सेप्ट है जीएनपी, मार्केट प्राइस या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, इस जीएनपी मार्केट प्राइस से हम किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम तक पहुंचते हैं या राष्ट्रीय आय के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन करते हैं, ये हमने पढ़ा। इसी संदर्भ में हम आगे आज पढ़ रहे हैं पर्सनल इनकम, ठीक है, निजी आय, पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय। पर्सनल इनकम का मतलब है व्यक्तिगत आय, ठीक है। व्यक्तिगत आय का अभिप्राय किसी देश में निजी व्यक्तियों द्वारा वर्ष के दौरान समस्त अर्जित आय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त प्राप्तियों के योग जो प्रत्यक्ष कर देने से पूर्व प्राप्त होते हैं, उसे हम पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय के नाम से जानते हैं। यानी कि व्यक्तिगत आय का अभिप्राय किसी देश में निजी व्यक्तियों द्वारा वर्ष के दौरान समस्त अर्जित आय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त प्राप्तियों का योग ध्यान रखें। तथा अन्य स्रोतों हो सकते हैं, इसमें हस्तांतर भुगतान भी है, ट्रांसफर भी है, ठीक है। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले योग जो हमारे हैं उससे प्राप्त होने वाली आय कहते हैं, जो कि प्रत्यक्ष कर, सरकारी फीस और जुर्माने या फिर प्रत्यक्ष कर देने से पूर्व जो प्राप्त होती है। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, पी आई इक्वल टू एन आई प्लस, यानी कि पी आई व्यक्तिगत आय बराबर एन आई का मतलब है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एन एन पी फैक्टर कॉस्ट भी हम कहते हैं, नाम बताया था। एन आई इक्वल टू एन एन पी फैक्टर कॉस्ट प्लस हस्तांतर भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। जाना कि हस्तांतर का मतलब क्या है, जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम में जो ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो उसकी व्यक्तिगत इनकम बढ़ जाती है, ध्यान रखिए। इसलिए हस्तांतरण भुगतान जो है वो भी इस व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, ठीक है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज यानी कि सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके बदले जो ब्याज दिया जाता है समाज को, ध्यान रखिए, उस ब्याज से भी व्यक्तिगत आय होती है। तो ब्याज माइनस अवितरित लाभ, जान रखें, अवितरित लाभ यानी कि वो लाभ जो कि अवितरित किए जाते हैं कंपनियों की तरफ से, जो बांटे नहीं जाते, जान रखें, उसको हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें शामिल होते हैं। माइनस निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्सेज, माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा अनुदान यानी समाज की सुरक्षा के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा अनुदान को भी इसमें से घटा दिया जाता है। तो ये हमारी व्यक्तिगत आय कहलाती है। इसके बाद हमारा आता है डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जैसे कि इसके नाम से देते हैं डीपीआई, मतलब क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि वह इनकम जिसको हम अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं। और इच्छा से खर्च करने का मतलब क्या है, यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत आय है, पर्सनल इनकम जो हमारी है, उस इनकम में से प्रत्यक्ष कर, सरकारी फीस व जुर्माने दान रखें की राशि घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम उनके डीपीआई या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी फीस, जुर्माना और प्रत्यक्ष कर ऐसी चीज़ें जिससे हम बच नहीं सकते, ध्यान रखिए, हम उससे बच नहीं सकते। इसलिए व्यक्तिगत आय जो हमारी है, पर्सनल इनकम जो हमारी है, इसमें से इन दोनों बढ़ाने के बाद जो शेष बचती है उसे हम डिपोजेबल डीपीआई यानी कि खर्च करने योग्य आय कहते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा से कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है, निजी आय, ठीक है। ये भी राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, ये हम जोड़ देते हैं इसमें, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, यानी कि ये इसमें जुड़ जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय आय यानी कि शुद्ध उत्पादक साधनों को मिलने वाले साल के दौरान जो प्रतिफल है उसे हम कहते हैं टीआर का मतलब हस्तांतरण भुगतान है, आई का मतलब है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, यानी कि सरकार के द्वारा जो ऋण ले जाते हैं उस पर जो ब्याज की राशि दी जाती है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज कहलाती है,
ठीक है, माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान SC माइनस सर्वाधिक उपक्रमों को लाभ तथा बचते, इसको हम बता देते हैं। यानी कि इसमें इन तीनों में से सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ठीक है, और सामाजिक उपक्रमों को लाभ और बचतों को हम घटा देंगे और प्राइवेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, या निजी आय जिसे हम कहते हैं, या हम ये यूँ कहना कि निजी आय को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ये पर्सनल इनकम से, पर्सनल इनकम जो हमारी है व्यक्तिगत आय है उसमें अविकृत निगम लाभ, ठीक है, प्लस लाभ कर को जोड़ देंगे तो निजी आ जाएगी। या हम यूँ कहें कि जो हमारी पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत आय है, ठीक है, वो ज्ञात करने के लिए हम निजी आय में से अविकृत निगम लाभ और लाभ कर की राशि जो है वो बता देंगे। इसके बाद जो शेष बचेगा वो हमारी व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय की कॉन्सेप्ट है। अरे बहुत ईजी है शुरू से आखिर तक जाने की। पहले एक इक्वेशन के आधार पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। हल्का सा आपको थोड़ा सा एक ये पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम इन दोनों को समझने में आएगा। तो मैंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल इसका इक्वेशन यहाँ लिख दिया है, बिल्कुल इसका इक्वेशन हमने यहाँ तैयार कर दिया है, इनके अर्थ समझा लिए गए हैं। ठीक है, और ये अलग से भी ध्यान रखिए, इसका अलग से भी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हमने देखा कि पर्सनल इनकम जो हमारी है, व्यक्तिगत आय जो हमारी है, उसमें अविकृत निगम लाभ प्लस निगम ये लाभ कर जोड़ देंगे तो हमारी निजी आय आ जाएगी, या हम निजी आय में से इन दोनों को घटा देंगे तो हमारी ये व्यक्तिगत आय जिसे हम पर्सनल इनकम करते हैं वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पर कैपिटा इनकम। प्रत्येक आय हम जानते हैं राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दिया NI अपॉन पॉपुलेशन, तो हमारे पर कैपिटा इनकम करते हैं, प्रत्येक आय हमारी आसानी से आ जाती है। ठीक है, ये हमारी राष्ट्रीय आय की जो कॉन्सेप्ट हैं, तो मैंने बताया आपको कि इस राष्ट्रीय आय के चैप्टर में जो बड़े सवाल हैं, जो बड़े सवाल में राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं, उसके मापने की विधि हैं, जिसके हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी छोटे सवाल जो है, न्यूमेरिकल जो सवाल आते हैं, कॉम्पिटिशन में आते हैं, उसके अंतर्गत हम ये तमाम तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके न्यूमेरिकल जो हैं, इसका हम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण का भी बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ, तो एक मैंने बताया था आपको शुरू में एक ईजी सा एग्जाम्पल लेके जाना, कि सरल सा एग्जाम्पल लेके उसके बाद हम आप खुद भी जानना कि इसके जहाँ भी जिसी बुक में किताब में एग्जाम्पल मिले आपको जानना कि राष्ट्रीय आय की जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, एक तो मैंने इस हिसाब से बता दिया आपको शुरू से आखिर तक हम कैसे पहुँचेंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन हम एग्जाम देते हैं, यानी कि उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में न्यूमेरिकल चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो उसके लिए जहाँ पर मैं आपको एक ईजी से एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर, इसके बाद आपको जिस बुक्स में भी जहाँ जो कठिन एग्जाम्पल मिले, धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, जाना कि इजी टू हार्ड है। तो हमको जहाँ भी एग्जाम्पल मिले इस न्यूमेरिकल का, उस सभी एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हमको आसानी समझ में आ जाएगा। यानी किसी कॉन्सेप्ट में है क्या, यानी किस कॉन्सेप्ट में हमारा ये क्वेश्चन है तो एक एग्जाम्पल है, उसके आधार पर इनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। जो जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि समझ के, बार बार करेंगे, आपको रटना नहीं है, हमको समझ के इसका अध्ययन करना है। क्योंकि समझ के हम अध्ययन करेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। हमें पता होना चाहिए ये हस्तांतरण भुगतान क्या है, ट्रांसफर पेमेंट क्या है, सार्वजनिक ब्याज क्या है, अविकृत निगम लाभ, इनका अर्थ, सामाजिक सुरक्षा संस्थान क्या है, इनका अर्थ हमें याद होना चाहिए। घिसावट क्या है, मूल्यह्रास क्या है हमारा, ठीक है, अनुदान क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है। यानी कि ये चीज़ें जब तक हमारे समझ में नहीं आएंगी तब तक हम राष्ट्रीय आय को आसानी से समझ नहीं सकते। और इसका यही तरीका है कि हम इजी टू हार्ड चलें, हम शुरू में सरल से कठिन की ओर चलें, हम इसके सरल से एग्जाम्पल लें, फिर थोड़ा कठिन के एग्जाम्पल लें और पूरी कॉन्सेप्ट को हम समझें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम दे रखा है GNP मार्केट प्राइस दे रखी है 90,000 करोड़ रुपये। ठीक है, विशुद्ध विदेशी जो आयात निर्यात के माइनस दे रखा है X-N -800। ठीक है, विशुद्ध विदेशी निर्यात जो हमारा है -800 करोड़ रुपये है। डेप्रिसिएशन जो हमारा है, घिसावट या मूल्यह्रास की 4,000 करोड़ रुपये है। और अप्रत्यक्ष कर जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेज जो हमारे हैं वो है 9,000 करोड़ रुपये के हैं। एक सरल सा एग्जाम्पल लिया है और हमें क्या क्या याद करवा रहा है, GNP फैक्टर कॉस्ट याद करना है, NNP फैक्टर कॉस्ट याद करना है, NDP फैक्टर कॉस्ट याद करना है और NDP मार्केट प्राइस पर याद करना है। NDP मार्केट प्राइस पर याद करना है। मैंने कहा शुरू में जो हम एक एग्जाम्पल हमने एक MRP तय की थी, देखिए हमने जो MRP तय की थी, यानी कि हम किस प्रकार से बाजार मूल्य ज्ञात करते हैं वस्तु का, वो हमने ज्ञात किया था। उसी इक्वेशन से स्टार्ट होकर मैंने कहा उसी एक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिससे शुरू होकर आखिर तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, खैर तो हमको पहले ज्ञात करना है GNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि GNP मार्केट प्राइस, मैंने आपको बताया था पहले भी, यानी कोई भी चीज़ रखें, चाहे GNP हो, चाहे NNP हो, चाहे GDP हो, चाहे NDP हो, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम मार्केट प्राइस पर ज्ञात करते हैं, बाजार मूल्य पर ज्ञात करते हैं या उत्पादन के आधार पर ज्ञात करते हैं, इसको मार्केट प्राइस कहते हैं, बाजार मूल्य कहते हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए जो मार्केट प्राइस पर ज्ञात करते हैं तो उसमें हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं, अनुदान को घटाते हैं।
ठीक है। और जब कोई भी चीज़ हमें फैक्टर कॉस्ट में ज्ञात करते हैं, साधन लागत पर ज्ञात करते हैं, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करके साधन लागत पर ज्ञात करते हैं, तो उसमें हमेशा रखिए उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, अनुदान को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट जो हम ज्ञात करेंगे, ये जीएनपी हमारी जो मार्केट प्राइस की वैल्यू है ये, ठीक है, इसमें हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, अनुदान को जोड़ देंगे, तो हमारे फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। मैंने बताया आपको, कोई भी फैक्टर कॉस्ट हम ज्ञात करेंगे, तो इस फैक्टर कॉस्ट में हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेज जो हमारे होते हैं उनको घटाते हैं और अनुदान को जोड़ते हैं। तो हमारा ये मार्केट प्राइस में 90,000 करोड़ रुपये दे रखा है, माइनस हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है ये 9,000 करोड़ रुपये, ये हम घटा देंगे। हालांकि इसमें सब्सिडी दी हुई नहीं है, सब्सिडी दी हुई नहीं है इसमें, तो इसमें 9,000 करोड़ रुपये माइनस 9, ये 90,000 करोड़ रुपये माइनस 9,000 करोड़ रुपये, अब 21,000 करोड़ रुपये, ये हमारे आ गया जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। पहला जो हमारा सवाल था ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ये हमारा आ गया। इसके बाद एनर्जी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनर्जी फैक्टर कॉस्ट सीधा है जीएनपी, मैंने कहा कि जो फैक्टर कॉस्ट हमारी दे रखी है वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट माइनस गिरावट या डेप्रिसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, मूल्यह्रास गिरावट। ठीक है, वो जो दो बता, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एनएलपी फैक्टर कॉस्ट, एनएलपी फैक्टर कॉस्ट जब हम याद कर रहे हैं, एनएलपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है साधन लागत पर, तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट अभी हमने ज्ञात किया ऊपर, ये हमने जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात किया 21,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 21,000 करोड़ रुपये माइनस 4,000 करोड़ रुपये, हमारा डेप्रिसिएशन ये रहा 4,000 करोड़ रुपये, तो हमने डेप्रिसिएशन कम कर दिया, 17,000 करोड़ रुपये अब आ गया हमारे पास, आ गया एनएलपी एट फैक्टर कॉस्ट का आ गया। इसके बाद तीसरा हमें याद करना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट का, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में से मैं ध्यान रखिए, नेट और डोमेस्टिक यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, मैंने कहा है दोनों का अंतर है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हम विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल करते हैं, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शामिल करते हैं। लेकिन जहाँ डोमेस्टिक की बात आ जाए, घरेलू बात आ जाए, यानी क्लोज इकोनॉमी की बात आ जाए, तो वहाँ हम जाना कि आयात निर्यात को शामिल नहीं करते हैं। जो आयात निर्यात का जो अंतर है उसको हम शामिल नहीं करते हैं। एक लाइन मार्क है इसका, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एक्स माइनस एन, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एक्स माइनस एन, ठीक है, इज इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। देखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमने ये अभी याद किया था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ये हमारा आ गया था 17,000 करोड़ रुपये, ये हमने ऐसे लिख दिया माइनस, यानी कि एक्स माइनस एन, यानी कि कोष्टक में है। ठीक है, ध्यान रखिए ये जो वैल्यू हमारी ये कोष्टक में है, ध्यान रखिए। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, बराबर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सेम ये नेशनल का है, डोमेस्टिक है, मैंने कहा माइनस एक्स माइनस, मान लीजिए कोष्टक बनेगा। आप इसका बात करते ना बाहर एक्स माइनस एम कर दी तो कोष्टक खुलेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू अलग अलग दिए रखिएगा, देखिए माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस एम हो जाएगा अगर कोष्टक अलग अलग दे रखा है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था पहले कि क्या हमसे पूछा जाए कि क्या जीएनपी की तुलना में जीडीपी अधिक हो सकता है, क्या जीएनपी की तुलना में, ठीक है, क्या जीडीपी अधिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यानी कि डिपेंड करता है एन पर। यदि आयातों की राशि निर्यात की राशि से ज़्यादा है तो वो अधिक हो सकता है। तो इसलिए हमने किया माइनस एक्स माइनस एम, या एक्स डालने के एक्स माइनस एम एक साथ दे रखा है, माइनस 800 करोड़ रुपये का, तो यहाँ अधिक आ जाएगा। देखिए अब ये अपने सामने है, माइनस बाहर लिखा, अंदर माइनस 800 प्लस हो जाएगा, प्लस 800 तो 17,800 करोड़ रुपये होगा। हालांकि एनएनपी हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है, रखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राशि 77,000 करोड़ रुपये है, लेकिन हमारी जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है, उसकी राशि 37,800 करोड़ रुपये है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा जो विदेशी व्यापार था, ठीक, जो माइनस 800 में उतना आया था, तो हमारा क्या था, इसमें एक्सपोर्ट कम था, इम्पोर्ट ज़्यादा था, तो इसलिए ये राशि हमारी हो गई था।
ठीक है। हाँ, इसके बाद चौथा है हमारा एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी हमारा जो क्या है, मार्केट प्राइस की राशि है। एनडीपी मार्केट प्राइस में क्या होगा, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एक्स माइनस एन। ये हमारा फैक्टर कॉस्ट में था, ये मार्केट प्राइस में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मार्केट प्राइस कर देंगे। हमारे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रही है, माइनस एक्स माइनस एन। ठीक है, तो ये भी मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस एक्स माइनस एन। हम क्या लिखें, हाँ ये एनडीपी मार्केट प्राइस भी ज्ञात कर रहे हैं। एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एक्स माइनस एम होता है। ठीक है, और एनएनपी मार्केट प्राइस भी ज्ञात करने के लिए जीएनपी मार्केट प्राइस में हम डेप्रिसिएशन कम कर देंगे, जो हमारे जो पिछले व्याख्यान में हम देखा डिटेल से, उसी आधार पर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस, और माइनस एक्स माइनस एम कर देंगे तो आ जाएगा एनडीपी मार्केट प्राइस। ऐसे हमारी वैल्यू दे रखी है। इसके आधार पर हम आसानी से जो नेशनल इनकम की जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक एग्जाम्पल लेकर सरल से एग्जाम्पल लेकर आसानी से याद कर सकते हैं। ये हमारा राष्ट्र आय की जो कॉन्सेप्ट थी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसी चैप्टर में जान के मापने की विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।